थैंक यू विनीत सर। औरत मोहताज नहीं किसी गुलाब की, औरत मोहताज नहीं किसी गुलाब की, वो तो खुद बागवान है इस कायनात की। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू अवर outstanding principal sir Dr. Kishan Kant Gupta, who is known for his wonderful administration and high achievement of the institution. He has molded the life of students and served people with his kindness. Sir has been awarded in National Education Excellence Award 2022 by Professor B.S. Nigam Foundation of Higher Education. Feminism is not about making strong women or already strong. It is about changing the way the world perceives that strength. Now I am giving introduction of resource person, Dr. Pratibha Singh. Dr. Pratibha Singh is a social worker with over 10 years of experience in the field of creating awareness on the issues related to girls and women empowerment, such as social defense for girls awareness programs on POSCO, Act library and reading habits in rural girls hygienic and sanitation activities to the strengthening and educating girls on various issues. She is member Haryana State Commission of Protection and Child Rights, member of Advisory Committee of Dr. Bhimram Ambedkar Law University, Sonipat, ex-chairperson of Sexual Harassment Committee of Women at Workplace, ex-director Child Helpline, brand ambassador of Beti Bachao, Beti Padhao. Ma'am, please enlighten the participants with your knowledge and experiences. थैंक यू रेखा मैम। और सबसे पहले तो यहाँ हम सभी महिलाएं हैं और सर भी हैं, तो सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि एक बेस्ट एग्जांपल है वुमेन एम्पावरमेंट का। सभी को एक बार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मतलब मैं कहना चाहूँगी कि हमारे लिए खुशी की बात है और दुख भी है कि हमें अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने की आवश्यकता पड़ी है। वो कुछ लाइनें बोलना चाहूंगी। नारियां नहीं कभी बेचारी, मतलब मैं ये बेचारी वर्ड यूज नहीं करती और महिलाओं को, बच्चियों को भी बोलती हूँ कि वी कैन, मतलब हमें डिलीट कर देना चाहिए बेचारी शब्द, सशक्त वर्ड यूज करना चाहिए हमेशा, क्योंकि वर्ड्स हमें क्या है, एम्पावर्ड करते हैं, स्ट्रेंथन करते हैं। लेकिन मैं शब्दों में कहना चाहूंगी नारियां नहीं कभी बेचारी, नारियों में है शक्ति सारी। जहाँ होती स्त्री, होता स्त्री का अपमान, है वो जगह नर्क समान। जिस औरत को नहीं देता समाज स्थान, वही औरत होती है इस देश की प्रधान। तो मुझे लगता है कि ये जोश और जुनून है जो महिला दिवस मनाने का है। हमें मतलब एक दिवस को हमने इसलिए कर दिया है ताकि सभी के ध्यान में ये बात आए कि महिला दिवस मनाना चाहिए, कि महिलाओं की वैल्यू है या महिला, क्योंकि हम लोग जनरली क्या सोचते हैं कि महिला सशक्तिकरण का मतलब है का वुमेन एम्पावर्ड वुमेन विद एजुकेशन। ऐसा नहीं है। मेरे देश की, मेरे भारत की, मेरे इस हिंदुस्तान की हर एक गांव की महिला वो भी सशक्त है। जरूरी नहीं है कि एम्पावर्ड हम बोले कि भाई वो हाईली क्वालिफाइड है या उसने एमएससी पीएचडी है और वो उसके बाद बहुत डिग्रीज है तो वो एम्पावर्ड सशक्त है। अगर महिला सक्षम है, उसकी अगर निर्णय लेने की स्वयं की क्षमता है, तो वह भी एम्पावर्ड है, सशक्त है। और मैं कुछ जैसे हम आज हम लोग, मैं तो इसको कहूंगी कि विश्व अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, लेकिन इसको शक्ति महिला दिवस, शक्ति दिवस भी मनाना चाहिए हम लोगों को। उसके नाम से ही हम लोगों को एक नई शुरुआत करना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में क्या है कि बहुत सारी उपलब्धियां हैं हमारे देश की, कि देखो देश की प्रधानमंत्री, चलो ये तो उच्च पद हो गए, देश की प्रधानमंत्री नहीं है, राष्ट्रपति भी नहीं है, कई राज्यों की मुख्यमंत्री भी है, कई जो राष्ट्रीय दल है उनकी राष्ट्रीय अध्यक्षा भी है, महिला आयोग में तो है ही है, लेकिन कई उच्च पदों को आसीन कर रही है। लेकिन आप ये देखिए कि जिन क्षेत्रों पर पुरुषों का एकाधिकार रहता था, लाइक जैसे कि आर्मी है, नेवी फोर्स है, एयरफोर्स है, कॉम्बेट है, और वहां भी महिलाएं, अभी देखिए राजपथ पर 161 महिलाओं ने, 66 महिलाओं ने बाइक पर क्या प्रदर्शन किया था। तो वो कहीं ना कहीं, मतलब हम सोचे कि जिन क्षेत्रों पर पुरुषों का एकाधिकार है वहां भी अब हम सभी पहुंच चुके हैं। मतलब ये मैं इसलिए नहीं बोल रही हूँ कि ये किताबों में लिखा है, लेकिन हम लोग जब इस चीज को महसूस करते हैं ना, हम सोचते हैं कि हम सशक्त हो रहे हैं, वी आर गोइंग टू एम्पावर्ड।
तो ये कुछ ऐसा है कि अब सब लोग पूछते हैं कि भई सशक्तिकरण की परिभाषा क्या है? कि सशक्तिकरण है क्या? एक तरफ तो हमारा देश है कि हम माथा ऊँचा है हमारा, कि हमारे लिए बड़े गर्व की बात है, हर्ष का विषय है कि हम लोग इन मायनों में एम्पावर्ड हैं। लेकिन आज जो असुरक्षा की भावना है या जो जिस तरह की घटनाएँ समाज में हो रही हैं, उनको देखकर लगता है कि हमें महिला दिवस मनाने की आवश्यकता है, वास्तव में आवश्यकता है। कि इन दिवस को मनाने के पीछे क्यों ऐसा ज़रूरी हो गया है कि कुछ एक जो सामाजिक जो प्रथाएँ, दुष्प्रथाएँ मानना चाहिए या प्रचार हो रहा है महिलाओं को लेकर, बच्चियों को लेकर, उनको रोकने के लिए, उन पर लगाम लगाने के लिए, उन पर अंकुश लगाने के लिए हमें इस तरह के दिवस मनाने की आवश्यकता है। महिला दिवस जैसे हम लोग एक पुराना वो जो है, यत्र नार्यस्ति पूज्यन्ते तंत्र मंत्र देवता। भई हमारे घर में बच्ची पैदा होती है, हम लोग कहते हैं कि देवी आई है। तो यही धीरे-धीरे हमें दिमाग में बैठा होता है, अगर ये हर बच्चे के दिमाग में, हर पुरुष के, हर समाज के हर व्यक्ति के दिमाग में ये बैठा होगा ना कि महिलाएँ और देवियाँ पूजने योग्य हैं, लेकिन समय आने पर वो दुर्गा काली भी बन सकती हैं। तो मुझे लगता है कि इस तरह की क्योंकि मेरे पास इतनी अभी कोरोना काल में मेरा नंबर सरकार ने जारी किया और वैसे भी मैं महिलाओं के लिए बहुत काम करती थी। तो जो कंप्लेंट्स आती हैं, मुझे लगता है कि कॉलेज के बाद या बच्चियों के बाद या अ, यूथ एज में उनको क्या सोचना चाहिए, क्या करना चाहिए, कारण कहाँ से आती हैं, समस्याएँ कहाँ से आती हैं, इन पर हमारा हमारा ज़्यादा कार्य होना चाहिए। अब आज देखिए कि विडंबना ये है कि हम लोग ये मना तो रहे हैं महिला दिवस, लेकिन नारी में इतनी शक्ति होने के बाद भी उसके सशक्तिकरण की इतनी आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि क्या है कि अभी उसका डिसीज़न हर फैसले में नहीं लिया जाता है। उसका निर्णय हर मामले में नहीं है। मुझे जो लगता है कि मैं भी एक हूँ और हर जगह निर्णय में सहभागिता होनी चाहिए, लेकिन किन्हीं-किन्हीं फैसलों में जैसे आर्थिक फैसले लिए जाते हैं घर में, फिर भी काफ़ी बदलाव है, लेकिन अंतिम फैसला पुरुषों का होता है। ये कुछ एक सोच ऐसी है, हम सब लोग जानते हैं, सब एजुकेटेड हैं, लेकिन जो सोच है ज़मीनी स्तर की, वो कहीं न कहीं अभी वही है। इनकम के मामले में, संपत्ति के मामले में या वस्तुओं की उपलब्धता, इन सब कुछ इस तरह की चीज़ें हैं कि यहाँ भी अभी हमारा सामाजिक स्तर उतना ऊँचा नहीं है। अब भारत में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सबसे पहले समाज में उनके राइट्स और जो वैल्यूज़ है ना, उनको उनकी जो वैल्यूज़ और उनके अधिकार हैं, उनको मारने वाली उन सभी राक्षसी जो सोच है, उसको मारना ज़रूरी है। जैसे कि मैंने अभी अपने वक्तव्य में बताया कि जैसे मैं बात करूँ कुछ एक समाजों में आज भी लड़कियाँ पढ़ लिख जाती हैं, लेकिन फिर भी माँ-बाप को दहेज की चिंता सताती है। देखो ये हम लोग जानते हैं और हर लेक्चर में होता है, लेकिन ये लेक्चर की बात नहीं, ये हमारे सोच का विषय है कि दहेज प्रथा हो गया या कई क्षेत्रों में आज भी महिलाएँ सशक्त हैं, लेकिन वो अशिक्षित हैं। तो कहीं न कहीं उनके पीछे रहने का कारण एक अशिक्षा भी है और उनके ऊपर घरेलू हिंसा या यौन हिंसा। जैसे कि मैं सेक्सुअल हरासमेंट कमेटी की चेयरपर्सन रही, सब लोग अपने कार्यस्थल पर हैं। कई केसेज़ आते थे, लेकिन उनके संग उनके कार्यस्थल पर ही यौन हिंसा होना, अश्लील हरकतें होना, वो भी कहीं न कहीं हमें सोचने पर मजबूर करता है या जेंडर जो क्या कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन है, असमानता है, वो भी एक है और भ्रूण हत्या। लेकिन पीएनडीटी एक्ट आने के बाद तो मुझे लगता है कि ये असमानता धीरे-धीरे भ्रूण हत्या जैसी जो बीमारी है वो धीरे-धीरे कम हो रही है। महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा, वेश्यावृत्ति है या ह्यूमन ट्रैफिकिंग है। ये भी एक ऐसे कुछ दूसरे विषय हैं कि जिनके कारण भी महिला दिवस मनाने की आवश्यकता हमें बहुत ज़्यादा पड़ रही है। हमारे देश में उच्च स्तर की लैंगिक असमानता जैसा कि बताया कि जेंडर इक्वालिटी एक ऐसा विषय है कि जहाँ महिलाएँ अपने परिवार के साथ ही बाहरी समाज के भी बुरे बर्ताव से पीड़ित हैं। परिवार में हैं, लेकिन समाज का बाहरी वातावरण ऐसा है कि वो नहीं रह पा रही है, घर में ही उनके साथ वो एक असमानता का बिहेवियर होता है। और हमारे यहाँ देश में सबसे ज़्यादा अशिक्षित महिलाएँ हैं, तो ये भी एक रीज़न है। नारी सशक्तिकरण का असली अर्थ हमें तब समझ में आएगा, जब उन्हें अच्छी शिक्षा दी जाएगी। एक बहुत कम रेशियो है कि जहाँ महिलाएँ हाइली एजुकेटेड हैं। लेकिन आज भी ऐसा है कि देश में हमारे कई महिलाएँ अशिक्षित हैं, जो अब बच्चियाँ भी हैं, सरकारी स्कूलों में बच्चियाँ ज़बरदस्ती हैं, स्कूल जाती हैं, लेकिन इन टाइम के बाद उनको घर बैठा दिया जाता है। प्रॉपर एजुकेशन ही नहीं दी जाती उनको। कहते हैं कि नहीं आपका काम हो गया, ठीक है, आपने इतना पढ़ लिया कि आप लिख पढ़ सकती हैं, अपनी बात, अपनी समस्या लिख सकती हैं। लेकिन समस्या यहाँ खत्म नहीं होती है। समस्या जब आती है, जब उनको सिर्फ़ अशिक्षा के कारण पीछे छोड़ दिया जाता है, तो उनको लगता है ये पीछे है, तो मतलब घर के किसी फैसले में, समाज के किसी फैसले में उनको निर्णय में सहयोगी नहीं बनाया जाता है। ये जो मुझे कारण समझ में आता है। दूसरे शब्दों में हम कहें कि उसका अर्थ क्या है? आसान शब्दों में मैं बताऊँ, महिला सशक्तिकरण को इस प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है कि महिलाओं में
उस शक्ति का प्रभाव होता है, जिससे वो अपने जीवन से जुड़े जुड़े हर फैसले स्वयं ले सकती हैं और परिवार और समाज में अच्छे से रह सकती हैं और समाज में उनके वास्तविक अधिकार को प्राप्त करने के लिए उन्हें सक्षम बनाना ही महिला सशक्तिकरण है। अब ये बताएँ कि आवश्यकता क्यों पड़ी? मैं अपने बता चुकी हूँ, फिर भी मैं एक बार उसको साधारण भाषा में हमारे आज के समय में टेक्नोलॉजी का युग है, डिजिटल इंडिया होने जा रहा है। कई महिलाएँ, कई सारे महत्वपूर्ण राजनीतिक और प्रशासनिक पदों पर आसीन हैं। लेकिन फिर भी ग्रामीण महिलाएँ आज भी इन सुविधाओं से वंचित हैं, क्योंकि एजुकेटेड नहीं है ना वो। उनको वो पीछे हैं, अपने घरों में रहने के लिए बाध्य हैं। अभी मैं कल की बात करूँ एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल उस उदाहरण है, मैं कल किसी चंडीगढ़ के किसी स्कूल में गई और वहाँ पर एक महिला, मैं नाम तो देखो नहीं लूँगी, हाइली एजुकेटेड वहाँ काउंसलर, तो उसने कहा कि मैडम मुझे इतना अच्छा लगता है, मुझे बताने में ये बिल्कुल भी फ़क्र महसूस है, मुझे अब मैं शर्म नहीं आती कि मेरा पति एक बहुत बड़े अधिकारी की गाड़ी चलाता है। मैं उस उनकी बात सुन के मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा आपको कभी नहीं लगता? बोले नहीं, क्यों नहीं लगता? क्योंकि कोरोना काल में हम लोग रोटी खाने को तरस गए, तो अगर आज मेरा पति कमा रहा है, तो कम से कम हमारे घर में सुकून है। ये तो सब हमारे मन का सोच है, कौन किस पद पर आसीन है। अगर हमारी ये सोच हमें कहीं न कहीं पीछे करती है, तो मुझे उस महिला की बात सुनकर वाक़ई में अच्छा लगा कि कहीं न कहीं हम महिलाएँ भी हमारी पारिवारिक शांति का भी एक कारण होती हैं। तो उस लेडी ने मुझे बहुत बड़ी सीख दी कल। और यही कारण है कि मैं आज अपने इस लेक्चर में उसका एग्ज़ाम्पल दे पा रही हूँ। बड़ी खुश थी, बड़ा अच्छा परिवार वो। तो मैंने उसको काफ़ी टटोला लेकिन कहीं किसी भी तरह से बड़ी काउंसलर है बहुत अच्छे स्कूल में। तो एक ये मेरे लिए मुझे लगता है कि महिला सशक्तिकरण का इससे बेहतर उदाहरण नहीं हो सकता। और मैं भी अभी कुछ दिन पहले एक कार्यक्रम में थी तो एक महिला थी, हम कहते हैं ना कि हम समाज के ऊँचे तबके की बात करते हैं। मेरे देश की एक जो गरीब अनपढ़ महिला भी उसका उदाहरण हो सकती है। उसने कहा कि जब मैं मेरी 3 बेटी होने वाली थी और मैंने देखा कि मेरे पति ने कहा कि तुम हॉस्पिटल से वापस मत आना। भ्रूण हत्या की बात कर रही हूँ मैं, फीमेल फीटिसाइड की कि आप वापस मत आना, नहीं तो आप वहीं से बच्ची पैदा होती है उसको साथ में ले जाना। तो उसने कहा कि ठीक है, जब उसको बच्ची पैदा हुई तो उसके भाई वगैरह आ गए थे, उन्होंने कहा मैं घर कैसे जाऊँगी? उसने उस बच्ची को लिया गोदी में और सारी रात घर के बाहर बैठी रही। उसने उसके कपड़े निकाल के उसको जो की चारपाई होती है उसको बाहर लटा दिया बिना कपड़ों के और वो सारी रात वहीं बैठी रही, चौखट पे बैठी रही। पति ने गेट नहीं खोला, लेकिन सुबह जब उसने देखा आँख खुली तो बच्ची पूरी तरह बिल्कुल सर्दी के कारण जनवरी का महीना नीली पड़ी हुई थी। तो उसके दिमाग में आया जो कि हल्की-सी नेक खुली उसकी नींद थी, उसने कहा उसने देखा साँस चल रही थी कि जब ये बच्ची ठंड से लड़ सकती है, तो क्या मैं इस बच्ची के लिए अपने पति और परिवार से मैं नहीं लड़ सकती? इतनी कड़ाके की ठंड में अगर ये बच्ची लड़ सकती है, तो मैं अपने परिवार से इस बच्ची के लिए नहीं लड़ सकती है? तो देखो इस तरह के एग्ज़ाम्पल हैं, लगते तो हमें बड़े वैसे हैं कि कैसे किया लेकिन मन को हमें बड़ा मजबूत बनाना पड़ता है इन सब चीज़ों के लिए। परेशानियाँ सबके जीवन में आती हैं। मैं ये नहीं कहती सभी को पका-पकाया मिलता है, लेकिन सशक्त कौन एग्ज़ाम्पल क्रिएट करेगा? वही करेगा जो सशक्त बनने के लिए प्रयास करेगा। हमें ये मानना है कि हम सबके जीवन में परेशानियाँ होंगी, लेकिन कहते हैं कि नौका उन्हीं की पार होती है जिनके मन में हौसला और जुनून और जोश और जज़्बा होता है। तो मेरा यही है कि हम लोग किताबी बातें पढ़ते हैं, ठीक है, सशक्त होना चाहिए, लेकिन किन मुद्दों को लेकर हमें सशक्त होना है? बड़ी बातें हैं, जैसे उस महिला का ड्राइवर का एग्ज़ाम्पल दिया है या इस महिला का दिया। तरह की चीज़ें हमारे घर में काम करने वाली आंटी हैं, उनके जीवन से भी बड़ी प्रेरणा लेते, कितनी खुश रहती हैं। लेकिन उनको हमें एजुकेट करने की आवश्यकता है, उनको बताने की आवश्यकता है। तो ये एग्ज़ाम्पल मुझे इसलिए यहाँ देना पड़ा कि शिक्षा के जैसे मैंने बताया कि शिक्षा एक ऐसा क्षेत्र है कि जहाँ मुझे लगता है कि कोशिश करना चाहिए हम आस-पास अपने चाहे वो परासी ना हो लेकिन उनके मन में एक जोश और जुनून हमें ज़रूर पैदा करना चाहिए। अब आती है कि बात लैंगिक असमानता की मैंने बात की। हम घर में ही देखते हैं कई बार मतलब अब तो खैर पढ़े लिखे लोग अपने भाई-बहनों में नहीं करते, लेकिन ग्रामीण परिवेश में हरियाणा में कई जगह देखने को मिलता है कि बेटे को दूध पिला दे, बेटी को रख दे दूध, बेटी को कोई ज़रूरत नहीं दूध पिलाने की। इस तरह का लेकिन फिर भी गाँव-गाँव में लोड़ी चलती है। क्योंकि मैंने किन्नर कम्युनिटी के साथ में एक जगह देखा कि हरियाणा के 2-3 गाँव में कि लड़कियों की कि श मतलब पैदा होने पर तो हमने किन्नर कम्युनिटी को साथ में लिया। ये कुछ इनिशिएटिव होते हैं, किनको साथ में लिया जनरली किन्नर कम्युनिटी लड़कों के जन्म दिवस पर जाकर वो शगन गाते हैं, शगना वाले गीत गाते हैं, लेकिन हमने एक मुहिम चलाई ताकि लोगों के दिमाग में कांसेप्ट आए ना, कैसे आएगा?
उनको लेकर हमने गाँव-गाँव में, एक 6 गाँव में जहाँ उस 2-3 महीनों में जो बच्चियाँ पैदा हुई, तो कन्या जन्मोत्सव बनाया और उनके हाथों से उनको शगन दिया। तो उनके दिमाग में आया कि ये क्यों कर रहे हो आप लोग? इसीलिए कर रहे हैं ना कि भई कन्या जन्म हो, लड़कियाँ सशक्त बने, तो लोगों में एक मैसेज जाए कि लेकिन लड़कों के जन्मदिन पर खुशियाँ नहीं मनानी चाहिए। किन्नर समाज हमारे साथ आ रहा है और वो नाचे-गाए लड़कियों के जन्म दिवस पर। तो ये इस तरह के मैसेजेज़ हैं जो कि महिला दिवस पर हमें लगता है कि कोट करना चाहिए। तो हर दिवस हमें कोट करना चाहिए। लेकिन ये जो है कि हम बेचारी, निरीह है, वो है, अबला, ये बात नहीं करना चाहिए हमें कभी भी। हमें करना चाहिए कि हमें उन्नत नारी, उन्नत देश, सशक्त नारी, सशक्त देश। क्योंकि हमारे मन शब्द ही हमारे अंदर वो ऊर्जा, वो स्ट्रेंथन पैदा करते हैं। अब भारतीय समाज में क्या है, हमारे यहाँ अभी भी है, सम्मान महिलाओं को सम्मान देने के लिए जैसे माँ है, बहन है, बेटी है या पत्नी के रूप में महिला देवियों को पूजने की परंपरा है। पत्नियों को तो नहीं, लेकिन आजकल कुछ मैसेज आते हैं कि भई पत्नियाँ भी एक हिस्सा है, गृहिणी भी एक हिस्सा है, तो उन्हें भी सम्मान मिलना चाहिए और ये हम सबके लिए गर्व की बात है कि भई हम सारा दिन किचन में हैं, घर में काम करिए, आप लोग भी देख लो शिक्षाविद हैं यहाँ, लेकिन उसके बाद भी कहीं न कहीं ये बातचीत तो उठा रहे हैं। लेकिन आप सभी लोग यहाँ बैठी हैं, कहीं न कहीं अपना गृह कार्य करके ही बैठी हैं। तो महिलाओं पर दोहरी और तिहरी ज़िम्मेवारी होती है, तो उनके लिए उनका उनका सम्मान बहुत ज़रूरी है। उनका सम्मान होगा, तभी मुझे लगता है कि ये देश और ये समाज बहुत उन्नत होगा। महिलाएँ ज़्यादातर खुले दिमाग की होती हैं, वी आर ओपन माइंडेड मैं भी कहती हूँ। लेकिन अपने सभी आयामों में अपने अधिकारों को पाने के लिए सामाजिक बंधनों को तोड़ भी रही हैं। हालाँकि अपराध और क्राइम रेट इनके साथ-साथ चल रहा है। हम लोग सोचते हैं हम कुछ नया करेंगे तो शायद समाज में बदलाव आएगा। हमें डर भी लगता है कि हमारे इस प्रयास से कहीं किसी को ठेस तो नहीं पहुँचेगी, कोई समाज में कोई कोई कह तो नहीं देगा। अरे! अच्छा कार्य करने के लिए कई बार लोगों को गालियाँ सुननी पड़ती हैं, आलोचना का शिकार होना पड़ता है। लेकिन इसके बाद भी हम लोग कहते हैं ना कि किसी भी कार्य को करने के लिए ईश्वर ने तो वो शक्ति दी है महिलाओं को कि जो कुछ कर गुज़रने की, लेकिन उसको सामाजिक भय रहता है। लेकिन कहते हैं ना कि महिला-पुरुष दोनों ही गाड़ी के दोनों साथ-साथ पहिए हैं। तो हमें बैलेंस भी बनाकर चलना पड़ेगा कि हमारे कुछ ऐसे प्रयास हों, समाज में जागृति लाने वाले प्रयास हैं, तो कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। क्योंकि कहते हैं ना कि तूफ़ान के पहले शांति होती है, लेकिन तूफ़ान आएगा तो कुछ न कुछ समाज में कुछ न कुछ अच्छी होगी, जागरण का कार्य होगा, जागृति भी होगी। क्योंकि ये जो महिलाएँ हैं जिन्होंने कार्य किए हैं, तो उन्हीं के जब उन्होंने कार्य किए उनको आलोचनाओं का सामना करना पड़ा और कहीं न कहीं उन्होंने इतिहास रच भी दिया। तो इतिहास रचने वाली बात महिलाएँ कर सकती हैं और करना भी चाहिए उनको। अब हम कहें कि भई हम लोग कुछ इस तरह का कार्य करेंगे, तो किस तरह की बाधाएँ आती हैं? सबको पता है बाधाएँ तो बहुत आने वाली हैं। क्योंकि जैसे क्या होता है, सबसे पहली बाधा आती है कि पुरानी और रूढ़िवादी विचारधारा, हमारे घर में टोकने वाले लोग होंगे। मैं खुद अपना एग्ज़ाम्पल देती हूँ। मैं एमएससी, पीएचडी, बीएड, एमएसडब्ल्यू, लेकिन जब मैंने कहा कि मैं जॉब नहीं करूँ, कुछ ऐसा करूँगी, तो सबसे पहले मेरे घर में कहा कि तुम इतनी पढ़ी लिखी हो कि कम से कम अपने आप को वो तो मतलब करना चाहिए आपको। तो मैंने कहा कि अगर कुछ अच्छा करना है, उसके लिए कुछ तो त्याग करना पड़ेगा आपको। तो हमारे सबसे पहले हमारे घर में ही लोग हमको तो उनको हमें समझाना पड़ेगा कि मैं क्यों ऐसा करना चाहती हूँ। देखो, फाइनेंशियल एक स्कैर्सिटी हो सकती है, लेकिन अगर अपने घर में आप सब सक्षम हैं, ठीक है, तो हमारे समाज में हम ये जॉब के साथ-साथ भी कर सकते हैं कि रूढ़िवादी विचारधारा के कारण भारत में के कई सारे क्षेत्र में महिलाएँ कि घर छोड़ने पर पाबंदी होती है कि भई आपको घर से बाहर जाना है तो आप घर नहीं जा से साथ में आपको अकेले नहीं जाना है। इस तरह के क्षेत्रों में क्या होता है महिलाओं को शिक्षा या फिर रोज़गार के लिए जैसे घर से अगर किसी दूसरे जिले में ट्रांसफ़र हो जाता है या कहीं कोई और राज्य में जाना पड़ जाता है, तो उनको पूरा दिमाग लगाना पड़ता है, घर का सिस्टम बिठाना पड़ता है। पुरुषों के साथ ये समस्या नहीं आती। क्योंकि कहते हैं ना कि महिलाएँ समाज की धुरी होती हैं। मतलब घर का एक सेंटर पॉइंट है, केंद्र बिंदु है कि अगर वो रहेगी, नहीं रहेगी तो डिस्टर्ब होगी तो क्या होगा मेरे घर का? तो पहला इसमें भी हमें समझ में बिठाना चाहिए। दूसरी आती है कि कई बार रूढ़िवादी विचारधारा के कारण महिलाएँ खुद को भी हीन समझने लगती हैं, मैं तो नहीं कर पाऊँगी क्योंकि मेरे में तो ऐसा होगा कि मैं तो उनके साथ उनके बिना काम ही नहीं कर पाऊँगी। हम सोचने की बात है, हम क्या कुछ नहीं कर सकती, जब हम इतने बड़े तंत्र में काम कर सकती हैं। ये महिलाएँ ही हैं जो एयर फोर्स में काम कर रही हैं, नेवी में काम कर रही हैं, राजपथ पर ये प्रदर्शन कर रही हैं, पर्वतारोहण कर रही हैं, कितनी वहाँ ठंड होती है, -40-50 डिग्री टेम्परेचर है, वो भी तो हमारी तरह महिलाएँ हैं ना। तो वो भी तो हाउसवाइफ ही है ना। आज भी यहाँ पंचकुला में एक रॉयल एनफील्ड के साथ में महिला बाइकर्स रैली थी।
तो आप देखो इतना अच्छा समा था वो कि महिला बाइकर्स कोई कह रही मैं घर में बस ब्रेकफ़ास्ट बना के और अपनी रॉयल एनफ़ील्ड बाइक उन्होंने बाइक उठाई और आ गई महिला बाइक रैली में कि अपने आप को प्रदर्शित करने के लिए। हो सकता है उनको घर में टोका होगा कि आप क्यों जा रही हैं? लेकिन कुछ अच्छा करने के लिए हमें समन्वय बिठाना पड़ता है और बिठाना भी चाहिए। अगर समाज में अच्छा मैसेज देना है, तो हमें उसमें समन्वय बिठाना पड़ेगा। रूढ़िवादी विचारधारा को तो हमें तोड़ना ही पड़ेगा धीरे-धीरे, लेकिन सबको विश्वास में लेकर, सबको प्यार से उनको उसका फैक्ट बताना पड़ेगा। अब कार्य क्षेत्र में महिलाओं के साथ होने वाला शोषण जैसा कि मैंने बताया, इसीलिए हमारी सरकार ने सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट एट वर्क प्लेसेस जो सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेसेस एक्ट 2013 बनाया है। सभी कॉलेजेस में, सभी अस्पतालों में, बैंकों में ये सभी जगह कमेटियाँ बनी होती हैं, इंटरनल कमेटी बोलते हैं। स्थानीय आंतरिक समिति होती है, उसकी मैं चेयरपर्सन थी पूरे जिले की। जहाँ भी जिस डिपार्टमेंट से लगता था कि किसी क्योंकि महिलाएँ क्या होता है कई बार नहीं बोल पाती। कुछ होता है उनके साथ में उनके कार्यस्थल पर उनके वर्किंग प्लेस पर, तो उसके लिए भी एक कमेटी बनाई गई है। सभी जगह उसका क्योंकि शोषण होगा, तो बच्चियाँ जो महिलाएँ हैं या हमारी युवतियाँ हैं, वो कार्य कर नहीं कर पाएँगी। अपना 100% एफर्ट्स वो नहीं डाल पाएँगी अपने कार्यक्षेत्र में। तो इसमें भी आप लोग सबको मुझे लगता है जागरूकता की बहुत आवश्यकता है। सभी जगह ये कमेटी बनी हुई है और हमें इसके टच में रहना चाहिए। दूसरी बात आती है कि जैसे मैंने बताया उनके संग अपने वर्किंग प्लेस पर वहाँ जेंडर उनके संग बहुत होता है भेदभाव, कि कई बार प्राइवेट संस्थानों में तो ये देखा गया है कि उनके साथ उनकी सैलरी को लेकर भी इश्यूज़ होते हैं। कोई पुरुष है तो उसको ज़्यादा सैलरी मिलेगी और अगर वो महिला है तो उसको कम मिलेगी। हालाँकि कई जगह नहीं होगा लेकिन मेरे ध्यान में कई बार आया, मेरे पास इस तरह के केसेज़ भी आए थे। तो इसीलिए मैं यहाँ इस मंच पर ये बात हालाँकि कमी नहीं है ये। देखो धीरे-धीरे जब कमियाँ आती हैं तो उन कमियों को, उन समस्याओं को दूर करने के लिए समाधान भी तो तभी आएगा, जहाँ समस्या होगा वहाँ समाधान आएगा। लेकिन हमें पता ही नहीं होता है कि इस तरह का कुछ चल रहा है समाज में, कि इस तरह का हमारे संग एक भेदभाव भी हो सकता है सैलरी को लेकर या हमारे सेक्सुअल मतलब जेंडर इक्वालिटी को लेकर भी। तो महिलाओं में अशिक्षा जैसे मैंने बताया कि अशिक्षा बीच में पढ़ाई छोड़ देना, क्योंकि अभी ये जहाँ मैं रहती हूँ पंचकुला में, वहाँ मुझे पता ही नहीं चला प्रिंसिपल ने मेरे को कॉल किया कि मैडम आपके सामने जो छोटा-सा गाँव है, वहाँ कई बच्चियाँ इस गाँव की स्कूल छोड़ चुकी हैं। तो देखो ये छोटी-छोटी बातें हैं जब हम लोग समाज में निकलते हैं तब पता चलता है। क्योंकि महिला तो बाद में होगी, पहले तो मतलब बच्ची या युवती रहेगी ना, तो कमियाँ कहाँ से आ रही हैं समाज में? हमें ये दिवस क्यों मनाना पड़ रहा है? तो जब हमें समझ में आया कि बच्चियाँ बीच में स्कूल छोड़ रही हैं, तो मैंने इमीडिएट जाके वहाँ एक्शन लिया, प्रिंसिपल से बात की और मैं उन दिनों बड़ी व्यस्त थी, अभी 1 महीना पहले की बात है। उन बच्चियों के पेरेंट्स को बुलाया, मैंने कहा, "आप लोग क्यों छोड़ रहे हैं स्कूल?" बोले, "हम लोग सुबह से काम पे जाते हैं, बच्चियाँ घरों में मोबाइल चलाती हैं, लड़कों के साथ ट्रैप हो गई हैं वो।" हाँ, तो मैंने कहा कोई बात नहीं उनको शाम को यहाँ भेजेंगे। तो हम कम से कम मैं शाम को जाती थी 15-20 लड़कियाँ थी उनको बिठा के समझाया। हालाँकि उसमें से अभी लड़कियाँ कुछ एक हैं जो आने लगी हैं तो वहाँ केंद्र खोल दिया परामर्श केंद्र और कुछ एक इस तरह की एक्टिविटी चलाई। हालाँकि ये मेरा कार्यक्षेत्र नहीं है, लेकिन अगर हम समाज में कुछ अच्छा करने निकले हैं तो छोटी-छोटी बजाय कुछ बहुत बड़ा अचीवमेंट करने के हम छोटी-छोटी जहाँ से हमारी समस्या है, उनको दूर करने का प्रयास करें। फिर मैंने अपनी बच्ची की भी बेटी की ज़िम्मेदारी लगाई कि आपकी उम्र की बच्ची हैं, आप उनके टच में रहो। क्योंकि आपका मेंटल लेवल उनका है, मेरे को बताएँगी लेकिन आपको ज़्यादा अच्छे से बताएँगी। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं ना कि हम किसी के साथ काम करते हैं, उसको इस स्तर पे रखना पड़ता है। हम इक्वालिटी की बात करें, चाहे मैं हाइली एजुकेटेड हूँ, आज कमीशन में हूँ। लेकिन अगर मेरे संग मेरे गाँव की कोई महिला है, तो मुझे उसी की लैंग्वेज में बात करनी पड़ेगी, उसी के मानसिक स्तर पर आपको अपने आप को बिठाना पड़ेगा। क्योंकि मैंने एंथ्रोपोलॉजी पढ़ी, मानव विज्ञान पढ़ा है, किसी भी कार्य क्षेत्र में कार्य करने के लिए। आप ऑफ़िस में काम करते हैं, तो मतलब कलीग के साथ आप काम कर रहे हैं, अगर उनके साथ काम करना है, तो आपको उनके लेवल पे ही करना पड़ेगा, उनको अपने साथ मिलाना पड़ेगा या आप उनके साथ को मैच होना पड़ेगा। तो मुझे लगता है ये मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है, हो सकता है आप में से किसी का नहीं हो, लेकिन मेरा अपना अनुभव ये आया है। कामकाजी महिलाएँ जैसे वर्किंग हैं, भी देर रात में अपनी सुरक्षा को देखते हुए कभी-कभार पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि हम लोग देखते हैं कि कितना कुछ गलत होता है कई बार। लेकिन अवेयरनेस भी ये ना है कि हम इस डर से हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग ही नहीं करेंगे। क्योंकि सशक्तिकरण की बात करते हैं हम लोग,
और क्योंकि अगर हम लोग नहीं करेंगे तो मैंने जैसे बताया कि समस्या ही समाधान निकालेंगी, प्रॉब्लम आएगी तो उसका समाधान भी क्यों नहीं करेंगे पब्लिक ट्रांसपोर्ट का। हम रास्ते में जाएँ, ज़रूर बैठें, लेकिन पूरी सावधानी के साथ में। जा रहे हैं, कोई हमें टच करे, छुए, तो लगे हमें उसका विरोध करना भी आना चाहिए। मैं तो अपनी लेक्चर में बच्चियों को कोट्स भी करती हूँ, हेयर पिन्स है आपके पास, इमीडिएट आपका मोबाइल है, फ़ोटो क्लिक करें, तुरंत पहले रिएक्ट ना करें, पहले स्थिति को समझें सारी चीज़ों को। जैसे हम लोग कई बार क्या होता है ओला, उबर से जाते हैं, तो हमें सबसे पहले लोकेशन अपने घर में किसी को सेंड कर देना चाहिए। अगर जिनको हम सिखा रहे हैं, डिजिटल इंडिया की बात करें, गाँव में भी बच्चियों को बताते हैं कि आप लोग अगर सुनसान रास्ते से ना जाएँ, कोशिश करें मोबाइल हाथ में या मोबाइल नहीं है, शाउट करें, चिल्लाएँ। लेकिन कम से कम पहली बार में रिएक्ट ना करें, अगर दूसरी बार आपके साथ होता है, तो कम से कम उस घटना का विरोध ज़रूर करना चाहिए। ये महिला मतलब बच्चियाँ, युवतियाँ, महिलाओं सभी के लिए हमें अपनी बात को शेयर करना चाहिए, साझा ज़रूर करना चाहिए किसी को, क्योंकि जब हम अपनी बात साझा करते हैं तभी चीज़ें सामने आती हैं। अब सरकार की काफ़ी भूमिका है, देखिए सरकार ने तो काफ़ी बड़ जैसे बेटी पढ़ाओ जो योजना है, सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट एट वर्क प्लेसेस 2013 सरकार ने बनाया, सपोर्ट टू ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट, प्रोग्राम फॉर वुमेन है, वन स्टॉप सेंटर्स हैं। और एक सबसे अच्छी बात है पुलिस डिपार्टमेंट की 112 नंबर है। आप इस नंबर को डायल कीजिए कहीं पर भी हैं, लोकेशन आपकी तुरंत ट्रेस होती है, केवल आपको डायल करने की देर है। हम हरियाणा में हैं तो हम इस नंबर का क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट द्वारा ये जारी नंबर है 100 नंबर है किसी भी परिस्थिति में क्योंकि ये कुछ एक ऐसी चीज़ है ना ये हमारे टूल्स हैं। ये हमारे सिर्फ टूल्स हम इनको जो हमारी इस तरह की कंडीशंस हैं, उनमें हम इनको करें यूज़ करें। बाकी लेकिन हम मानसिक और शारीरिक तौर पर सशक्त ज़रूर रहें। उज्ज्वला योजना ये तो हमें गाँव में हमको बताने की आवश्यकता है और सरकार के द्वारा मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट जैसे कि मैंने बताया, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है और डाउरी एक्ट तो हम सब लोग जानते हैं कि लेकिन कॉलेजों में से बच्चियाँ निकलती हैं ना, तो क्या होता है, कई बार वो गलत राह पर चली जाती हैं। उनको लगता है कि मुझे कुछ एक एक्ट पता है या मुझे किसी का नंबर पता है, तो मैं कई बार इसका क्या कहते हैं, दुरुपयोग भी होता है। तो हम सबको ये जानकारी में भी होना चाहिए कि इनका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। क्योंकि सशक्तिकरण का ये मतलब नहीं है, कई बार हमारे पास फ़ोन आते हैं कि मैडम वुमेन्स के लिए इतने सारे राइट्स हैं। वो राइट्स इसलिए बनाए ना क्योंकि हमें ये दिवस मनाने की आवश्यकता भी इसीलिए पड़ी कि कहीं न कहीं हम समाज की उस मुख्य धारा से काफ़ी पीछे थी। लेकिन अब तो कहीं धीरे-धीरे हम लोग मेन स्ट्रीम में आ रही हैं और उच्च पदों पर भी आसीन हो रही हैं और कहीं न कहीं सबसे पहली बात है कि हम लोग को आज भी हम माँ की भाषा बोलते हैं। तो हमारे अंदर वो मातृत्व है, वो भाषा है। कि दुनिया के देश के जैसे हम किसी भी एशिया में जाएँ, कहीं भी जाएँ, किसी पार्ट में जाएँ, सबसे पहले हम हमारे अंदर जो मातृत्व है, वो पहले आएगा। हम बोलेंगे माँ की भाषा ही, क्योंकि माँ भाषा का उपयोग भी हमने करना ही करना है, क्योंकि हम जितना अच्छा माँ भाषा में समझा सकते हैं, उतना अच्छा हम किसी भाषा में नहीं समझा सकते हैं। सबकी अपनी-अपनी अलग-अलग भाषाएँ हम काफ़ी सारी सीख सकते हैं, लेकिन माँ भाषा में समझाने का मतलब है कि बच्चा जैसे पंजाबी में है, तो बच्चा अगर को हम उसके मेंटल स्तर पे जाना है ना, या किसी कॉलेज में किसी महिला को या युवती को समझाना है, या किसी जैसे मतलब जुडिशियरी में कोई महिला है, आजकल तो हमारी जजमेंट भी हिंदी में आने लगी है। क्यों? क्योंकि महिलाओं को उनका समझ में ही नहीं आता था कि वो केस के लिए जाती है, उन्हें पता ही नहीं चल रहा, एडवोकेट क्या लिख रहे हैं, उनका जजमेंट में क्या आया, तो पता ही नहीं चल रहा था। तो कहीं न कहीं ये समस्याएँ थी, तो सरकार भी इसके लिए प्रयास कर रही है। क्यों प्रयास कर रही है? ताकि ये दिवस हमें ये सब हमारा ऐसा हो, हर दिवस हमारे ये लगे कि महिला सशक्त तो अब ये है कि महिलाओं की जो राष्ट्र निर्माण में भूमिका वही मैं तो ज़्यादा उस पर नहीं जाती लेक्चर्स पे और क्योंकि समय की अपनी मर्यादा है और ये है कि थोड़ा-सा मैंने अपनी बातों में वो बातें बताने का प्रयास किया है प्रैक्टिकली कि इन जिन चीज़ों को हमें अमल करना चाहिए और वास्तव में लागू करना चाहिए क्योंकि महिला सशक्तिकरण का आधार हमारा संविधान है। संविधान में जो लिखा है और संविधान के आधार पर ही हमें कार्य करना चाहिए, क्योंकि बातें बताने के लिए बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स हैं, उदाहरण हैं, लेकिन मैं अपनी बात को यहीं ख़त्म करूँगी, समय की अपनी मर्यादा है और मैं सभी आयोजकों का हमारे प्रिंसिपल हैं श्रीमान कृष्णकांत जी और हमारी जो दूसरी रिसोर्स पर्सन है, सभी कॉलेज के स्टाफ हैं, उन सभी का मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे बुलाया और और मुझे समय दिया और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय नारी शक्ति। थैंक यू मैम। आपने मैम ऑलमोस्ट सभी पहलुओं पर प्रकाश डाला विमेन सशक्तिकरण से रिलेटेड
और आपके अगर आपने लाइव एग्जाम्पल के थ्रू बहुत अच्छे से समझाया, क्योंकि आप खुद समाज में जाके काम कर रही हैं। अगर मैं आपके वक्तव्य को एक दो लाइन में कहना चाहूँ तो कोमल है कमजोर नहीं, पर शक्ति का नाम ही नारी है। थैंक यू सो मच मैम। अब मैं नेक्स्ट जो हमारी स्पीकर है, सेकंड स्पीकर प्रोफेसर काकुली मैडम, उनको इनवाइट करना चाहूंगी। शी इज अ प्रो वीसी NILM यूनिवर्सिटी गुड़गांव। मैम इज काइंड इनफ टू एक्सेप्ट आवर इनविटेशन. She is an epitome of women empowerment. She has an illustrious career of 27 years holding prestigious position in both corporate and academic field. She is a ferocious researcher. Her paper and case studies have been published in ABDC listed journal, Richard IV Cases, and Harvard Business Publishing. She has also penned down a book on diversity and inclusiveness in the Indian startup ecosystem. She is also the recipient of World Education Congress Award in 2019. Ma'am, you are a source of inspiration for all of us. Today, ma'am will deliberate on the topic Women and Technology. Now, I invite her to deliver her discourse. Thank you so much, Dr. Geeta. Thank you so much. And thank you to all the organizers. Thank you to the Vallabh College and to all the participants here. And a big thank you to Pratibha ji. प्रतिभा जी का बोलने का तरीका इतना अच्छा है और ऐसा कुछ नहीं है जो उन्होंने नहीं जिसको टच नहीं किया, और इतने इम्प्रेसिव तरीके से इस चीज को बोला, तो हम लोग सभी बहुत कायल हुए। बहुत छोटी छोटी बातें आपने कही और बहुत अच्छी तरीके से कही। तो and I welcome everybody once again to this session. Happy Women's Day to everybody, one and all, whoever is present. I am sure there are a lot of men around in this gathering, at least some for sure, and we are thankful to all of you. So दो चार हर साल ऐसा होता है that 8th March को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है एज इंटरनेशनल वुमेन्स डे, और उसमें काफी इस तरह के सेशंस होते हैं, वुमेन सेल होती है या एम्पावरमेंट सेल होती है, करियर गाइडेंस होता है, बहुत तरह की चीजें होती हैं, पैनल डिस्कशंस होते हैं, विच इज एक्सट्रीमली गुड, होना भी चाहिए। लेकिन ये इस जो पूरी सेलिब्रेशन को है एक दिन के लिए नहीं लिमिटेड कर देना चाहिए। दिस इज समथिंग दैट हैज टू बी वर्क ऑन अ रेगुलर बेसिस विदाउट मेकिंग इट टू ऑब्वियस कि हम इस पे काम कर रहे हैं। बहुत छोटी छोटी सी चीजें, अभी मैं आपको एक छोटा सा विजुअल दिखाना चाहूंगी और उसके बाद हम बातचीत को आगे चलाते हैं, क्योंकि मेरा टॉपिक मैंने जो चूज किया है वो विमेन एंड टेक्नोलॉजी है। तो उसमें मैं छोटा सा आपको क्लिप दिखाती हूँ, उसके बाद मैं आपसे पूछूंगी कि आपको ये देख करके क्या समझ में आया या क्या लगा। सो गिव मी अलाउ मी 1 second, आई विल जस्ट शेयर दैट स्क्रीन विद यू। Is my slide visible? दिख रही है स्लाइड आपको? ओके, Yes, ma'am. ऑलराइट, ग्रेट। तो ये है एक स्लाइड जो मुझे मैंने देखा, और ये है एक रेस्ट रूम का पिक्चर है ये, और ये 2 रेस्ट रूम्स हैं, एक लेडीज का रेस्ट रूम है और एक मेन रेस्ट रूम है, और ये कॉन्फ्रेंस का पिक्चर है। ऊपर आपने देखा होगा लिखा हुआ है वर्ल्ड, दिस इज वर्ल्ड वाइड डेवलपर्स कॉन्फ्रेंस, जो कंप्यूटर डेवलपर्स का कॉन्फ्रेंस है, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स का कॉन्फ्रेंस है, इसका नाम है वर्ल्ड वाइड डेवलपर्स कॉन्फ्रेंस और WWDC। और उस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये एक पिक्चर दी गई है। तो इस पिक्चर से कोई भी वुड समबडी लाइक टू टेल मी, इस पिक्चर से क्या समझ आता है, क्या लगता है इस पिक्चर को देखकर आप? Women in busy conference. Women are missing in conference. Absolutely. And men are here. Yeah, absolutely. आप देख लो वॉशरूम में भीड़ से आप देख लो, there are so many men in front of the men washroom and there's not a single woman outside the, maybe couple of them inside, but देख करके आपको पता चलता है कि कितना ज्यादा imbalance है किसी भी एरिया में। और आईटी एक एरिया है जहां पर डेवलपर्स का कॉन्फ्रेंस है ये, जहां पर आईटी में बहुत ज्यादा लेडीज जाती हैं। इट इज सपोज टू बी वन ऑफ द वुमेन फ्रेंडली सेक्टर्स, और वहां ये दशा है दैट आप ये देखकर आप यू कैन इमेजिन, अगर ये यहाँ पर रेस्टरूम के सामने ये है, तो जो मेन जहाँ रूम है, यहाँ जहाँ लंच रूम है या मेन डिस्कशन रूम है,
वहां पर भी समथिंग सिमिलर वुड बी देयर, women will be extremely outnumbered, बहुत थोड़े से नंबर्स में होंगे। और ऐसा क्यों है? तो प्रतिभा जी ने बहुत ज्यादा मेजरली उन्होंने रूरल सेक्टर पे काफी ध्यान दिया। आमतौर पे जो उनके वो स्कूल टियर 2 सिटीज की बात की है उन्होंने, फिर रूरल वुमेन की भी बात की है, विच इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। मैं थोड़ा अर्बन एरिया की बात कर रही हूँ। मैं थोड़ा आप लोग जिस एरिया को बिलोंग करते हैं, जिस जिस एनवायरनमेंट में आप एग्जिस्ट करते हैं और आप काम करते हैं, मैं उसके बारे में थोड़ा बोलना चाहूंगी। तो जब हम विमेन एंड टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, मेरे पास आगे भी काफी थोड़े फैक्ट्स हैं। अगर आप ये देखें तो वी आर टॉकिंग अबाउट, और इसको मैं थोड़ा सा सम अप कर दूंगी अभी, थोड़ा सा then I'll sum up because by 11:05 I will also need to leave. अगर आपके questions हो तो आप जरूर पूछ सकते हैं चैट बॉक्स पर। I will try and address them. एक छोटा सा सर्वे का मैंने ये पेपर जो है, दिस इज फ्रॉम किरण मजुमदार शॉज आर्टिकल, जिसको मैंने यहाँ पे रेफर किया है। उनके हिसाब से वुमेन एंड टेक्नोलॉजी की उन्होंने बात की है, उसमें उन्होंने कुछ सर्वेज का फिगर दिया है। A recent survey of 1,500 women working in tech found that only 1 in 6 tech specialists are women, and sadly 1 in 10 women are IT leaders. Another study found that 50% of women leave their tech careers by the age of 35. In UK, only 19% are employed in tech jobs, despite women making up 49% of the overall workforce in the country. Lack of tech diversity has been an issue. So मेरा एक एरिया है diversity and inclusion, जिसपे मुझे बहुत और बहुत मैं पैशनेट भी हूँ उसके बारे में। एंड नॉट जस्ट वुमेन, जब मैं डाइवर्सिटी की बात करती हूँ, इंक्लूजन की बात करती हूँ, मैं सिर्फ वुमेन की बात नहीं करती, मैं उन लोगों की भी बात करती हूँ जो थर्ड जेंडर कहे जाते हैं। मैं उन लोगों की बात करती हूँ जिन पीपल विद डिसेबिलिटीज हो गए, पीपल विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ different kinds of challenges, all kinds of social colleges के भी, I'm sure you have heard of the educational pedagogy, educational pedagogy जो कहते हैं उसको, कि अगर आप बहुत बड़े कॉलेज से हैं, नामी गिरामी कॉलेज से हैं, तो आपको जॉब आसानी से मिलेंगे, आपको ज्यादा पैकेजेस मिलेंगे सेम कंपनी पर सेम रोल में। और अगर आप थोड़े से कम नामी कॉलेज से हैं तो आपको पे में भी डिफरेंसेस होंगे। सो इट्स नॉट जस्ट द men and women divide, the divide exists at multiple levels. तो हम उस बारे में बात करना चाह रहे हैं। क्विकली अगर मैं थोड़ा सा आपको ले चलूं थोड़ा डिफरेंट और डेटा में, और बहुत ज्यादा मैं डेटा पर बात नहीं करना चाहूंगी। ये 4 रीजंस मुझे लगे कि हम लोगों ने क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो मैं इन दो स्लाइड्स पर बात करना चाहूंगी। ये 3 स्लाइड्स ही मेरे पूरे प्रेजेंटेशन में, देयर आर अदर स्लाइड्स बट मुझे ये 3 स्लाइड मुझे सबसे ज्यादा दिलचस्प मुझे लगे। सबसे पहला, जिसमें मैंने आपको फोटो दिखाया था, to just show you a visual divide between the men and the women in the technology sphere। और दूसरा हमने बात किया कुछ डेटा की, और तीसरी चीज मैं इस बारे में बात करना चाह रही हूँ that what happens, why do women educated women like you, आप जैसे पढ़े लिखे लोग भी क्यों पीछे रह जाते हैं? तो थोड़ा डीपर सोचने की जरूरत है। रूरल लेवल पर तो है ही जरूरत, ओवरऑल हमारे सोसाइटल लेवल पर तो बहुत जरूरत है माइंडसेट चेंज करने की। बट लेट मी ऑल्सो टेल यू, माइंडसेट अपने आप नहीं चेंज होगा। वी हैव कम अ लॉन्ग वे। जब वुमेन पढ़ती भी नहीं थी, आदिकाल की बात ना करें, वहां तो वुमेन विदुषियां भी होती थी, पर उनकी बात ना करें, बीच में जिस एज को हम जानते हैं उसमें वुमेन काफी पीछे रही थी हमारे कंट्री में और बाकी कंट्रीज में भी। पर हमने काफी रास्ता तय किया है। आज की डेट में विमेन काफी एजुकेटेड होती हैं, काफी खुद भी पढ़ती हैं और पढ़ाती भी हैं, हर फील्ड में जा रही हैं। प्रतिभा जी ने डिफेंस का भी शी मेंशन्ड अबाउट इट, पॉलिटिक्स में है विमेन, इकोनॉमिक्स में है, हर जगह विमेन है। बट होना एज अ टोकनिज्म, दैट्स नॉट इनफ। हमें, अगर हम कहते हैं, आज भी इतनी ज्यादा हम कहते हैं कि ग्लास सीलिंग है, कोई कुछ करता है तो हम उसको कहते हैं ब्रेकिंग द ग्लास सीलिंग, shattering ceilings, slippery floors and all of those things that we say। हमें उससे आगे बढ़ना होगा। हमारे पिछले जनरेशंस ने ये काम हमारे लिए कर दिया है, अब हमें कुछ और करना होगा so that it is more in the mainstream। हम ये बहुत ज्यादा दिनों तक इस बारे में बात नहीं कर सकते, क्योंकि वुमेन को एम्पावर कौन करेगा? वुमेन ही करेगी। खुद को खुद ही एम्पावर करना होता है, कोई और आकर आपको एम्पावर नहीं करेगा। आपको वो एनवायरनमेंट क्रिएट करना होता है अबाउट योर एक्सेप्टेंस।
तो सबसे पहले तो एक्सेप्टेंस खुद की खुद ही होनी चाहिए ना. सो द फर्स्ट पॉइंट दैट आई एम टेकिंग अप इज लैक ऑफ कॉन्फिडेंस और इम्पोस्टर सिंड्रोम. आप में से कईयों को पता होगा कि इम्पोस्टर सिंड्रोम क्या होता है, और ये जनरली लेडीज में ज्यादा होता है. ये होता क्या है? द थॉट दैट आपने जो भी हासिल किया है आप उसका क्रेडिट नहीं लेती हैं. जैसे होता है, आप बहुत ज्यादा आप नोटिस करेंगे, किसी ने आपको कह दिया कि आपकी साड़ी बहुत अच्छी लग रही है, या आप आज बहुत अच्छी लग रही हैं, या ये काम आपने बहुत अच्छे से कर दिया, एटसेट्रा. कभी भी कोई आपकी तारीफ भी करता है तो हम में से ज्यादातर लोग तारीफ ले भी नहीं पाते अच्छे से, हम उसको एक्सेप्ट भी नहीं करते. किसी ने आपको कह दिया आपकी साड़ी बड़ी, अरे ये तो कुछ नहीं है, ये तो मैंने ऐसे ही डाल लिया, ये आपने बड़ा अच्छा काम कर लिया, बहुत अच्छा खाना भी बना लिया, तो भी नहीं नहीं ये तो कुछ भी नहीं है, आज मैंने ऐसे ही कर लिया, यू नो आई वाज वेरी बिजी, मैंने उसी में थोड़ा सा ये जो भी हो सका कर लिया. तो ये जो हमारी आदत है ना, इम्पोस्टर सिंड्रोम कहते हैं इसको. वी आर नॉट केप वी काइंड ऑफ डाउट, हम खुद ही सेल्फ डाउट में इतना वॉलो करते हैं. अगर हम खुद को इम्पोर्टेंस नहीं देंगे तो कोई और हमें क्यों इम्पोर्टेंस देगा? वेरी सिंपल. तो हमें अगर हमने कोई काम, इसका मतलब ये नहीं कि हम एरोगेंस पर चले जाए. देयर इज अ थिन लाइन बिटवीन बीइंग प्राउड ऑफ व्हाट यू आर डूइंग एंड बीइंग एरोगेंट ऑफ व्हाट यू आर डूइंग. तो उन चीज को, एक थिन लाइन को हमें मेंटेन करके रखना होगा, एंड वी शुड नॉट काइंड ऑफ क्रॉस गो बियॉन्ड इट. बट एक जो कॉन्फिडेंस की चीज होती है, अगर आप कॉन्फिडेंट रहेंगे, अगर आप अपनी चीज को लेकर इफ यू आर वेरी फोकस्ड कि हमें ये करना है, उस पर आपने टाइम स्पेंड किया है, उस पर आपने उसको हासिल किया है, जो भी आपका टारगेट रहा हो, यू शुड बी प्राउड ऑफ दैट. डोंट फ्रिटर अवे कि कि हमने ये ऐसे ही कर लिया, हमने ये तो कुछ करने को नहीं था. अगर आपने डबल मास्टर्स किया है, आपको फर्स्ट डिवीजन आया है, सो व्हेन समबडी टेल्स यू कि आपने तो डबल मास्टर्स किया है, डोंट बिलिटल इट बाय सेइंग अरे कुछ नहीं करने को था, बस ऐसी शादी नहीं हो रही थी तो मैंने डबल मास्टर्स कर लिया. दैट्स इफ यू आर बिलिटलिंग योरसेल्फ. डोंट डू दैट. आपने उस पर मेहनत करी है. सिमिलरली जब आपको जॉब मिलती है, हर किसी को हर जॉब में प्रॉब्लम्स होती है, एंड इट्स नॉट, आई वुडंट इवन कॉल इट प्रॉब्लम, ये सिचुएशंस होती है जिस सिचुएशन को हमें डील करना होता है. तो कई बार लेडीज का क्या होता है कि आप अगर देखो, मेजरली हमारा 25 to 40 वाला जो एज होता है, और चलो 45, ये जो होता है बहुत क्रूशियल एज होता है. इसी में शादियां होती हैं, इसी में बेबीज होते हैं, इसी में बच्चे बड़े होते हैं, इसी में आपके करियर में शिफ्ट आता है, इसी में कई बार आपके हस्बैंड्स को दूसरी जॉब्स मिलती हैं बिकॉज ही इज आल्सो सिमिलर एज, वो भी अपने करियर में प्रोग्रेस करें. इसी वक्त अराउंड 40s में जब आप पहुंचती हैं, आपके पेरेंट्स की तबीयत खराब होनी शुरू होती है, आपके बच्चे कॉलेजेस में जाना शुरू होते हैं. तो ये जो दौर होता है ना 25 to 45 वाला, बहुत इंपॉर्टेंट होता है. हमारी लाइफ में बहुत बड़ी सारी चेंजेस होती हैं. बट इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे ही कोई चेंज आए, जैसे ही कोई प्रॉब्लम आए, दैट इज द बिगेस्ट सैक्रिफाइस दैट आई कैन डू, कि सबसे पहले तो मैं अपना जॉब छोड़ देती हूँ, मैं बच्चों का 10th है, 12th है, पेरेंट्स की तबीयत खराब है, हस्बैंड का ट्रांसफर हो रहा है, ब्ला ब्ला ब्ला. ये जो, मैं ये नहीं कह रही दैट्स नॉट द पॉइंट. पॉइंट इज, जिस तरह से आपको आपके हस्बैंड, प्रतिभा जी ने एक मेंशन किया कि वो काउंसलर थी, उन्होंने कहा उसके हस्बैंड किसी की गाड़ी चलाते थे और ऐसे उनका घर चला उस टाइम पर, बहुत अच्छी बात है, सही भी है. और उसी तरह से हमें ये सोचना होगा कि हम भी जो काम कर रहे हैं उसकी इम्पोर्टेंस है. क्यों इम्पोर्टेंस है? नॉट जस्ट बिकॉज यू आर अर्निंग मनी, वो एक है इम्पोर्टेंस, आर्थिक आपकी जो स्वावलंबन, आपकी फैमिली का स्टैंडर्ड भी ऊपर होता है, सो इट इज इम्पोर्टेंट. बट एट द सेम टाइम आप जिस कंपनी के लिए काम करती हैं ना, ये भी आपको सोचने की जरूरत है. जिस भी किसी ऑर्गेनाइजेशन ने आपको हायर किया है, आप पे टाइम स्पेंड किया है, आपको स्क्रीन आप छोटी सी कोई प्रॉब्लम आती है और आप छोड़ देती हैं, तो यू डोंट रियलाइज आपने अपने प्रॉब्लम को एड्रेस किया, बट आपने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर दी. और वो क्या प्रॉब्लम है? वो आपने एक माइंडसेट क्रिएट कर दिया कि अगर हम किसी वुमन को हायर करते हैं, तो द मोमेंट इसकी क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, इसकी शादी हो जाएगी, इसके बेबी हो जाएंगे, ये बाहर दूसरी जगह चली जाएंगी, इनके हस्बैंड का ट्रांसफर हो जाएगा, इनके पेरेंट्स बीमार हो जाएंगे, तो देयर इज ऑलवेज अ क्वेश्चन मार्क स्टेबिलिटी पर. और किसी भी कंपनी में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में स्टेबिलिटी इंपॉर्टेंट होती है, तभी वो आगे चल पाएंगे. अगर टीम बार टीम में से हमें अपनी टीम पर ही भरोसा नहीं है, तो फिर हम कैसे किस काम को कर पाएंगे? इमेजिन अ क्रिकेट टीम और कोई सा भी स्पोर्ट का टीम सोच लो. आप एक भरोसे पे चलते हो कि हमने ये 2 लोग भेजे, अगर इसमें से ये आउट हो जाएगा तो हम इसे भेजेंगे, अगर ये
नहीं पाएगा तो हम इसे भेजेंगे। तो आपने एक अपना स्ट्रक्चर बना रखा है एंड उस पर आपको कॉन्फिडेंस है। अगर आपके पास स्ट्रक्चर ही नहीं है तो आपके पास कॉन्फिडेंस कहां से आएगा? तो हम जो ये काम करते हैं ना कि अगर थोड़ी सी चीज पर हम अपनी छोड़ करके चल लेते हैं कि नहीं नहीं हमें तो बच्चे देखने हैं, हमें तो फैमिली देखना है, जरूर देखिए फैमिली को इकट्ठे प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा। अकेले हमारी जिम्मेदारी ही नहीं बन जाती घर के काम में भी। अगर आप नहीं बोलेंगे लोगों से करने का, बच्चे भी बड़े होते हुए यही देख रहे हैं कि मम्मी ही सारा काम करती है, मम्मी ही सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है, तो कहीं ना कहीं आप फिर वो एक ट्रेंड सेट कर रही हैं। आगे चलकर भी आपके जो बेटे होंगे वो सोचेंगे is does not have a masculine or a feminine gender, neutral। घर सबका होता है, सब आते हैं सारे दिन के बाद घर में ही आते हैं, वही खाते सोते रहते वही वर्क टुगेदर। कोई एक बंदा ही पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले और बाकी न ले, और तो ऐसे नहीं चलना चाहिए। So lack of confidence, imposter syndrome and unclear about the concept of technology। टेक्नोलॉजी का हमेशा ये मतलब नहीं होता कि आप बिल्कुल एकदम हार्ड ग्राइंड में काम करें। टेक्नोलॉजी बहुत तरह की होती है। आप अगर अपनी डे टू डे चीजों में अगर सोचे, अगर आप आज के दिन देखें, हर वो चीज जो हम पहले यूज करते थे, वेदर इट वाज अ कैमरा, वेदर इट वाज अ टेलीफोन, वेदर इट वाज अ फोटोकॉपी और कुरियर, ऑल ऑफ दोज थिंग्स, और बैंक जाना, सारा कुछ हमारे मोबाइल फोन पर आ गया है। व्हाई? बिकॉज टेक्नोलॉजी हैज इनेबल्ड इट। तो हम भी अगर हम टेक्नोलॉजी को अपनाएंगे, अगर हम ज्यादा से ज्यादा उस फील्ड में काम करेंगे, कई बच्चियां होंगी जो साइंस लेती हैं, स्कूल्स में +2 में साइंस लेती हैं, टॉप भी करती हैं। लगातार आप देखोगे अगर डेटा है तो हमारी गर्ल्स बहुत टॉप कर चुकी हैं, लेकिन आगे चलकर वो कहीं ना कहीं वी लूज देम आउट। बहुत सारी लड़कियां हैं जो साइंस पढ़ती हैं, इंजीनियरिंग भी पढ़ती हैं, लेकिन उसके बाद वो कुछ और करने लगती हैं, मास्टर्स वो MBA HR कर लेती हैं, क्योंकि उनको एक लगता है स्टेबल सी जॉब है, या वो पढ़ाने भी चली जाती हैं। तो ये जो टेक का जो जॉब होता है, हार्ड कोर जो टेक्नोलॉजी का जॉब होता है, वो दे लूज आउट। और एवरीथिंग इज अबाउट अ पाइपलाइन। आप कैसे कर सकती हैं कि आप लीडर बन जाएंगे अगर वहां पे पाइपलाइन ही नहीं है? वी हैव टू बी फेयर, वी कांट एक्सपेक्ट कि हमें कोटा दे दो जी, हमें तो 2-4 लेडीज हमें ले ही दो, ऐसा नहीं हो सकता। देयर हैज टू बी इनफ पूल ऑफ women, able candidates, skilled candidates to be considered for a promotion, to be considered for making of a leader। तो ये हमें कॉन्स्टेंटली करना पड़ेगा। हमें एम्पावरमेंट की जरूरत नहीं है। हमें जो काम, जो अभी सिचुएशन जो चल रही है, उस पे इफ वी आर ऑनेस्ट अबाउट व्हाट वी आर एक्सपेक्टेड टू डू, वी शुड बी ऑनेस्टली डूइंग इट। हमें किसी से भी कोई फेवर की जरूरत नहीं है। हम जो कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि अपने आसपास जो हमारा इकोसिस्टम है उसको अवेयर कर सकते हैं। एम्पावर्ड तो आप है ही, आपको कौन पावर देगा? ऑल वुमेन आर कॉल्ड टू बी, नारी देवी का स्वरूप है। हमारी सारी मोस्ट ऑफ द गॉडेसेस आर वुमेन। तो शक्ति या पावर इनहेरेंट है। हमारी सहन शक्ति, हमारा पेशेंस, हमारा विल पावर, ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर इमेंस। तो हमें एम्पावरमेंट की जरूरत नहीं है। हमें आसपास का जो एनवायरनमेंट है उसको अवेयर करने की जरूरत है कि दिस इज हाउ थिंग्स शुड बी। और अगर आप लगातार बोलेंगी, लगातार करेंगी, तो धीरे 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 लोगों में एक्सेप्टेंस आएगा। एक समय ये भी था कि लड़कियां पढ़ती ही नहीं थी, आज के दिन में पढ़ रही हैं, आज के दिन में जॉब कर रही हैं, आज के दिन में मिलिट्री में गई है। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स टेक टाइम। पर इसके लिए हमारी जनरेशन की अब ये रिक्वायरमेंट है कि हम जो हमें अपने पुराने जनरेशन से मिला है, हम इसको आगे ले जाएं। अब ये वक्त आ गया है कि हम इसका इकोसिस्टम को प्रिपेयर करें। नेक्स्ट आई एम टॉकिंग अबाउट क्विकली। कई बार आपने देखा होगा विमेन जब एक मकाम पर पहुंच जाती हैं तो वो उनका बिहेवियर, उनका आउटलुक बहुत कुछ चेंज हो जाता है, और खुद ही वो बोलने लगती है, अरे इसकी तो डोंट टेक अ गर्ल कैंडिडेट बिकॉज इसकी शादी हो जाएगी या इसको बेबी हो जाएगा। अपने अपने कम्युनिटी, इफ आई मे कॉल इट, उसके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही हैं। क्योंकि अगर आप खुद सपोर्ट नहीं तो of a certain age, similarly boys of a certain age will get married, will have babies, will have family। तो उसमें नहीं क्या बात है? तो ये चीज हम लोगों को मैनेज करना होगा, और सबकी प्रॉब्लम्स आती हैं, सबके साथ आती हैं। सो देयर इज नो पॉइंट सेइंग, इसको क्वीन बी सिंड्रोम भी कहते हैं।
सपोर्ट ग्रुप बनाइए, मेंटरिंग करिए अपने जूनियर्स की, उनको गाइड करिए दैट दिस इज हाउ यू कैन डू इट. नेक्स्ट आई हैव टॉक्ड अबाउट लैक ऑफ इंक्लूसिव पॉलिसीज. जैसा मैंने कहा 25 to 40 वाला एज होता ही ऐसा है. अभी नहीं करेंगे तो कब होगा? बेबीज, यू नो, यू कांट बी हैविंग बेबीज एट 50 years, राइट? सो ये होगा ही इस समय. हम व्हाई कांट भी, घर में कोई बुजुर्ग होता है या घर में कोई कोई बच्चा होता है या घर में कोई यू नो समबडी हैज सम काइंड ऑफ डिसेबिलिटी, हम घर को नहीं बना लेते उस तरह से, उनके लिए रैंप बनवा लेते हैं, उनके लिए वॉशरूम्स में हम रॉड्स लगवा लेते हैं कि उनको उठने में दिक्कत नहीं हो. एजेड पेरेंट्स होते हैं तो हम उनके लिए फर्श देखते हैं कि ज्यादा चिकना ना हो. डोंट वी डू ऑल दैट in our houses? If we can do the ecosystem around it, अगर हम उसको ठीक कर सकते हैं, हम ऑर्गेनाइजेशन में क्यों नहीं कर सकते, हम सोसाइटी में क्यों नहीं कर सकते? बट ये जब हम बोलेंगे, हमें लड़ना नहीं है किसी से, हमें मेक श्योर करना है कि लोग समझें और लीगली और लाइक लॉजिकली समझें. इसका मतलब ये नहीं कि हमें लड़ना है, जाकर कोई झंडे गाड़ने हैं कहीं, लॉजिकली चीजों को डालना है. और आज के दिन में काफी प्रोग्रेस हो चुका है. अगर हम एटलीस्ट अर्बन सेंटर्स में, अर्बन यू नो एनवायरनमेंट में ये लॉजिकली इम्प्रूव करें, लॉजिकली एक्सटेंड करें, सो आई एम क्वाइट श्योर दैट यू नो देयर थिंग्स विल चेंज. आप देख लो, लास्ट का मैंने जो डाला है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट ऑफ 2020 सेज द जेंडर गैप इन वेरियस इंडस्ट्रीज एज वेल एज टेक अगले 98 years, 100 years तक ये नहीं क्लोज होने वाला है अगर यही ट्रेंड चलता रहा. 3 कंट्रीज में 116 पे आती है. मतलब हमें बहुत लंबा सफर तय करना है, बहुत कुछ करना है. और ये कैसे देखा गया है? इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी कैसे मिल रही है. जाहिर है कि अगर लेडीज ज्यादा से ज्यादा काम करने नहीं आएंगी, ज्यादा से ज्यादा डिमांड नहीं करेगी, आप ये मत सोचो नहीं 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 अगर मुझे लीडर बना दिया गया, अगर मुझे ये काम करने को दे दिया गया, अगर मुझे सेल्स में जाना पड़ा तो यू नो माय फैमिली, यू नो उस तरह से बनाया है. तो ये सबको जागरूक करने की जरूरत है. हम तो जागरूक हो ही चुके हैं, लेकिन हमारे आसपास जो है उसको भी जागरूक करने की जरूरत है. तो ये तो 3-4 चीजें थी: इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, अपॉर्चुनिटी, एजुकेशनल अटेनमेंट, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, हेल्थ एंड सर्वाइवल. अगर आपको बेबीज नहीं करनी, अगर आपको ये जो मैं सुनती हूँ हर बार दैट यू नो बेबीज आर एक बच्ची हो गई, 2 बच्ची हो गई, और उसके बाद बार बार यू नो अगर आपको गर्ल चाइल्ड हो रही है, ना कहीं साइंस को समझाने की जरूरत है. बेबीज का नए बेबीज का बेटा या बेटी होना does not depend on the mother, it depends on the father, and that education has to be shared with them, told to them. और ज्यादातर वक्त में आप देखोगे ये मदर इन लॉज होती हैं जो इन चीजों को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देती है. तो एज अ डॉटर हम कई बार क्या करते हैं, हमें कोई भी प्रॉब्लम होती है एज अ वाइफ, हम तुरंत भाग जाते हैं अपने मदर को समझाने के लिए. हम जो बताते हैं उनको जाकर कि ऐसा है, वैसा है, ऐसे करे, वैसे करे. Mother will not be able to do much. She can empathize, she can sympathize, but beyond that she cannot do much. ये आपका घर है, आपको ही चेंज लानी पड़ेगी. और you must have a heart to heart talk, you must talk about these things, because ये अगर हम अपने घर में करने की कोशिश करेंगे तभी बदलाव आएगा. हम अपने वर्क प्लेस पे करेंगे तभी बदलाव आएगा. हम अपने बच्चों में भी करें कॉन्शियसली. I am sure a lot of you have children, both boys and girls. आप अपना बिहेवियर भी चेक करो. इट्स नॉट इनफ टू टेल पीपल कि यहाँ ऐसे नहीं होता है. आपकी बेटी के साथ भेदभाव इसलिए भी होगा क्योंकि आप खुद भी अपने बेटे और बेटी में भेदभाव कर रहे हो. तो वी नीड टू स्टॉप इट देयर. वी नीड टू बी more conscious about ourselves. We are empowered. We need to sensitize the environment around us. Thank you so much. I think I've taken a lot of time. I would like to stop here. If there are any questions, please go ahead. Thank you very much, ma'am. Thank you. हाँ जी, कोई स्टूडेंट क्वेश्चन पूछना चाहता है? अंजलि, अंजलि हैंड रेज कीजिए. जिस भी बच्चे को क्वेश्चन पूछना है वो अपना हैंड रेज कर ले, जिससे कि हम आइडेंटिफाई कर पाए और उसको अनम्यूट कर दें. आई थिंक हमारे बच्चे बहुत सशक्त है. इनके पास कोई सवाल नहीं है. दे नो दैट दे आर वेरी एम्पावर्ड एंड जरूरत पड़ने पर वो वैसा ही करेंगे जैसा उनको करना चाहिए, विच इज वेरी नाइस. आपको करना भी चाहिए. और आगे चलकर आप किसी और से कोई भी किसी तरह का व्हाट डू यू कॉल इट, फेवर ना एक्सपेक्ट करें. यू आर वेरी स्ट्रांग, यू आर वेरी पावरफुल. डोंट एक्सपेक्ट फेवर्स.
आपको अगर आपको जो चीज सही लगती है आपको मिलनी चाहिए, आप हक से मांगो, दया से या भीख से मत मांगो, यू नो, बिकॉज वो लॉन्ग टर्म नहीं होता, वो सस्टेनेबल नहीं होता। अगर आपको लगता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट अ वुमेन फ्रेंडली ऑर्गेनाइजेशन, आई वुडंट से वुमेन फ्रेंडली, आई वुड से वुमेन फ्रेंडली। अगर आपको वो ऐसा भी तो है ना कि इतने सालों से किसी ने कहा नहीं, किसी ने बताया नहीं, तो वो जो जनरली जिन लोग जो डिसीजन मेकर्स हैं, जो टॉप पर हैं, उनको पता ही नहीं है, शायद उनको किसी ने बताया नहीं कि क्या जरूरत है। आप बताओगे, आपने आज के पेपर में देखा होगा, दिल्ली गवर्नमेंट इज डूइंग फॉर द थर्ड जेंडर, उन्होंने 10 वॉशरूम्स बनाए हैं और वॉशरूम्स बनाएंगे वो। तो आज तक ऐसा नहीं हुआ था, पर हो रहा है, क्योंकि ये लोग आवाज उठा रहे हैं, बोल रहे हैं, बता रहे हैं दैट दिस इज अ रिक्वायरमेंट। तो जब तक आप रिक्वायरमेंट बताओगे नहीं, तो तब तक कैसे लोगों को पता चलेगा? छोटा बेबी भी होता है, उसको भूख लगती है, वो रोता है, वो बता रहा है, उसकी कम्युनिकेशन का वो स्टाइल है कि वो बता रहा है आपको दैट यू नो ही नीड समथिंग, और तभी लोग उसके पास जाते हैं। हर वक्त जाकर के उसको कोई देता नहीं है कुछ। व्हेन ही क्राइज, व्हेन ही यू नो ही ट्राइज टू ड्रॉ योर अटेंशन। तो हमें भी अगर कोई चीज लगती है कि हम ये जायज नहीं है, ये सही नहीं है, तो हमें पूछना पड़ेगा, हमें मांगना पड़ेगा। हमें ये नहीं कि बस चलते जाओ, जो चल रहा है वैसे चलाते जाओ और उसी में स्ट्रगल करते जाओ। किसने कहा है स्ट्रगल करने को? यू हैव टू, वी स्ट्रगल्ड फॉर इनफ, फॉर अ लॉन्ग टाइम। नाउ इज द टाइम आपको ये सोचना है कि ये तो हमारे मतलब पिछले जनरेशन के लिए है, अगले आने वाली जनरेशन के लिए आप क्या दे रहे हो? तो इस तरह से सोचना पड़ेगा। इकोनॉमिक, आई नो मोस्ट ऑफ द घरों में यही होता है, जो इकोनॉमिक डिसीजंस होते हैं, फाइनेंशियल डिसीजंस होते हैं, इंश्योरेंस डिसीजंस होते हैं, सेविंग डिसीजंस होते हैं, मेन टेक दोस डिसीजंस। व्हाई? आपको लगता है कि अरे नहीं नहीं नहीं, आप देख लो, वही बहुत है, आप समझ लो, मुझे कहाँ साइन करना है, बता दो। आपको समझना ही नहीं है, यू नो, यू जस्ट आपको जो मिलना है आप दे दो, मुझे समझना ही नहीं है। you know you have to correct those kind of actions। आप बहुत जबरदस्त मैसेजेस भेजते हो अपने एक्शन से, आपको पता भी नहीं चलता कि अगला क्या देख रहा है, क्या सोच रहा है, क्या समझ रहा है, और आगे लॉन्ग टर्म में क्या इसका नुकसान हो सकता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू Thank you once again, Dr. Geeta, and all other organizers to have invited me, and thank you, pleasure being here। हाँ जी, थैंक यू मैम, आपने बहुत अच्छे से डाटा सब प्रेजेंट करके अपने जो स्पीच है उसको कहा, और आपने ठीक ही कहा कि एम्पावर तो है women, बट जब तक सोसाइटी का माइंडसेट चेंज नहीं होगा, अवेयरनेस नहीं आई, तब तक वो अपनी एम्पावरमेंट को एंजॉय नहीं कर पाएंगी। और उसके लिए ये अवेयरनेस कैंपेन या 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन्स डे के रूप में मनाना, ये इसलिए सब बहुत जरूरी हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू मैम। अब मैं वोट ऑफ थैंक्स के लिए इनवाइट करूंगी डॉक्टर रेणु महेश्वरी। गीता मैडम, एक बार प्रतिभा मैम कुछ बोलना चाह रही हैं। हाँ जी प्रतिभा मैम प्लीज। तो जैसे काकोली सर मैम ने बहुत अच्छी बताया कि दिल्ली में ये थर्ड जेंडर के लिए हुआ है, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अभी जैसे मैं कमीशन में हूँ, तो हम लोगों ने 5 जेंडर हमारे पास आए थे पूरे हरियाणा, उन्होंने एक अपनी कमेटी बना रखी है, तो उनकी रिकमेंडेशन के आधार पर हमने, मतलब उनकी सुझावों के आधार पर सरकार को हमने सुझाव भेजे हैं। जब हम बच्चा अडॉप्शन के लिए जब कोई पेरेंट अप्लाई करता है ना, तो उसमें कॉलम आता है मेल फीमेल या तो अब हमने सरकार को रिकमेंडेशन भेजी है कि उसमें ट्रांसजेंडर का भी आएगा, ताकि उनको भी अडॉप्शन करने में अगर वो चाहते हैं कि बच्चे की टेक केयर कर सकते हैं। तो काकोली सेन मैम ने बहुत अच्छा दिया कि माइंडसेट बहुत जरूरी। सच बताओ, हम लोग कहते हैं कि साइन ही नहीं करते, अरे आप ही कर लो। मैं आज से 5 साल पहले मेरे को बोलते थे अरे अब मेरे को क्या करना, लेकिन जब मैंने सोसाइटी में देखा कि क्यों नहीं करना भाई, जब वी आर द पार्ट ऑफ सोसाइटी, whenever we started then society will automatically go through on। हाँ जी, थैंक यू सो मच मैम, वेरी हैप्पी टू हियर प्रतिभा मैम दैट आपने ये कराया है। आपके आपके थ्रू मैं एक और रिक्वेस्ट करना चाहूंगी। ये जो हमारे ट्रांसजेंडर्स होते हैं, जो मेन जंक्शंस पर, रोड जंक्शंस पे, ट्रैफिक सिग्नल्स पे भीख मांगते हैं, बहुत गैरिशली तैयार हो जाते हैं और एज अ वुमन तैयार होते हैं वो लोग। मुझे कहीं, आपको सच बताऊं, मुझे बहुत तकलीफ होती है उनको देख करके कि कितनी स्ट्रगल कर रहे हैं। एंड कई सारे मेरा जो आने जाने का रास्ता है ऑफिस से घर, उसमें कई सारे ट्रैफिक सिग्नल्स पर मैंने 1-2 से इनसे दोस्ती कर रखी है, और मैं इनसे बातें भी करती हूँ और उनको मैं कुछ ना कुछ मदद भी करती हूँ। कोई खुशी का माहौल होता है, कभी मेरे बेटे का बर्थडे हुआ या कुछ हुआ, तो मैं उनको जरूर कोई ना कोई गिफ्ट भी देती हूँ। मुझे लगता है कि मुझे बड़ी तकलीफ होती है ये देख करके उनकी तकलीफ तो है ही, मुझे उनका स्ट्रगल देखकर बहुत तकलीफ होती है कि कितनी मेहनत करते हैं, सवेरे सवेरे उठ करके ये पूरा तैयार होते हैं। आप में से कौन सी लेडी उस तरह से तैयार होती है जिस तरह से वो तैयार होकर के रोड पर आते हैं, गैरिश बिल्कुल, इतना सारा मेकअप, आई मेकअप, लिप मेकअप, ये वो, और मतलब as if screaming, look at me, I'm screaming to be a woman,
एंड उसके बाद जो उनको पैसे दे दे, थोड़ा सा प्यार से बात ही कर लो तो वो इतना खुश होते हैं। इतनी मेहनत अगर कोई उनको एक स्कूल बना दे, कोई वो वहां जाकर पढ़ ले, थोड़ी पढ़ाई लिखाई वो कर ले, एंड आई एम श्योर वो रात में कई बहुत ज्यादा वो प्रोस्टिट्यूशन का भी पार्ट होंगे वो, क्योंकि उनको अर्निंग तो करनी है, खाना तो उनको खाना है, हर किसी की तरह खाना है। लॉकडाउन में सारी सब कुछ बंद था, कोई रोड पे नहीं जा रहा था, तो उनको कौन पैसे देगा और उनको कहाँ से वो खाना मिलेगा? उनको कोई जॉब नहीं है, उनकी कोई पढ़ाई नहीं है, उनके पास कोई स्किल नहीं है, तो कौन देगा उनको? तो ये सारी चीजें मेरे दिमाग में चलती रहती हैं। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि उनके लिए एक, जैसे हम डेफ के लिए, ब्लाइंड के लिए इस तरह के स्कूल्स करते हैं या ऑटिस्टिक बच्चों के लिए करते हैं, उनके लिए भी एक अगर इस तरह के स्कूल्स क्रिएट किए जाए जहां उनको प्रॉपर पढ़ाई दी जाए और स्किल्स दी जाए, सो दैट वो आगे चल करके किसी ना किसी, अगर स्किल होगा तभी तो वो जॉब के लिए अप्लाई करेंगे और तभी तो उनको कंपनीज लेगी। अगर वो पढ़ेंगे ही नहीं, स्किल ही नहीं होगा, तो कैसे कोई जॉब उनको देगा? तो अगर प्रतिभा जी आप बहुत एक इम्पोर्टेंट पोजीशन पर हैं और आपका नेटवर्क बहुत अच्छा है, तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अगर इस पर भी थोड़ा ध्यान दिया जा सके। बिल्कुल मैम, बहुत अच्छा सवाल दिया आपने, बिल्कुल। थैंक यू हाँ सो जी मच। मैम, एक क्वेरी आई है, हमारी फैकल्टी मेंबर हैं डॉक्टर सारिका, उन्होंने पूछा है चैट के थ्रू कि प्लीज एक्सप्लेन अबाउट द इम्पोस्टर कंसेप्ट। सो थैंक यू सारिका मैम, आपने आपके क्वेश्चन के लिए इनायत मैम ने भी पूछा है। बहुत सिंपल है, एक तो आप गूगल करके देख सकती हैं। इम्पोस्टर का मतलब होता है दैट कैसे मैं बताऊं आपको, इस पर कई सारी मूवीज भी आपने देखी होंगी। डॉन मूवी तो सब नहीं देखी होगी, राइट? दोनों डॉन्स देखी होंगी, अमिताभ बच्चन वाली भी देखी होगी, शाहरुख खान वाली भी देखी होगी। तो उसमें जो दूसरा डॉन है, जो वो नकली डॉन बनकर आता है, ही इज एन इम्पोस्टर, राइट? वो इम्पोस्टर क्यों है? क्योंकि वो पुराना जो असली डॉन है उसकी नकल कर रहा है, उसकी सारी चीजों को वो अपने आप में लेकर के दिखा रहा है दैट ही इज दैट डॉन। लेकिन उसको कहीं ना कहीं लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है कि अगर मैं पकड़ा गया तो, अगर कुछ ऐसा हो गया तो, अगर ऐसी कोई बात हो जो मुझे पता ही नहीं है, तो मैं इसके लिए फिट नहीं हूँ, राइट? सो दैट थिंग इज ऑल्सो कॉल्ड इम्पोस्टर। जब आप सोचते हैं कि मुझे ये पोजिशन मिली है, अगर आप लेट्स से प्रोफेसर बनी है, अगर लेट्स से डीन बनी है या प्रिंसिपल बनी है या किसी टीम की लीडर बनी है, और अगर आपके दिमाग में ये बात चल रही है दैट मुझे तो मिल गया क्योंकि और कोई नहीं था इसलिए मुझे मिल गया, या मुझे इसलिए मिल गया कि मेरी उनके साथ रैपो अच्छी है, या किसी की सिफारिश है, या बाई चांस मिल गया। जब आप इस तरह की चीजें सोचती हैं अपने बारे में, दिस इज, एंड अपने आप को क्रेडिट नहीं देती है कि आपने मेहनत की है तभी आपको ये चीज मिली है, जब ये दिमाग में आपके चलता है, और आपको याद रखना होगा कि जो आप दिमाग में सोचती है ना, वो आप ना भी बोलें तो आपके बॉडी लैंग्वेज में आ जाता है, राइट? आप जो सोच रही है, वेदर यू आर कॉन्फिडेंट, वेदर यू आर प्राउड ऑफ व्हाट यू बीन गिवन, यस और नो, ये आप बोले ना बोले आपके बॉडी लैंग्वेज से जाहिर हो जाता है कि हाउ कॉन्फिडेंट यू आर इन हैंडलिंग दैट पर्टिकुलर प्रोफाइल। तो इसको कहते हैं, जब आपकी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होती है इन एनीथिंग दैट यू हैव अचीव्ड एंड द मेरिट ऑफ योर्स, तब इसको कहते हैं इम्पोस्टर सिंड्रोम। तो हमें इससे निकलना है। ये जो कोई अगर आपको कहता है ना कि आपकी साड़ी बड़ी अच्छी लग रही है, तो आप उसको एक्सेप्ट करिए, विद ऑल ग्रेस एक्सेप्ट करिए। आपका कोई कहता है कि आपने ये, आप बहुत आपने बहुत रिसर्च पेपर लिखे हैं, तो आप एक्सेप्ट करिए। ये मत कहिए अरे ये तो वैसे ही हो गया, मेरे पास टाइम था, ऐसे सब लोग कुछ कर रहे थे, डीन कह रहा था इसलिए। सो व्हाट, कह रहा होगा, डीन ने कहा होगा, या आपके पास रिसर्च स्कॉलर्स होंगे, पर मेहनत तो आपने भी करी है ना, तो एक्सेप्ट इट। क्यों आप बहुत पतले हो गए, अरे कुछ नहीं, बच्चों ने भगा दिया। ये जो हमारा वो है ना, ये एक नेचुरल टेंडेंसी है कि हमें शर्म आती है किसी भी चीज का प्राइड लेने में। तो इसको कहते हैं इम्पोस्टर सिंड्रोम। आपने अगर, ये इसका मतलब ये नहीं कि किसी और का क्रेडिट ले लो, पर आपने जो अपना काम किया है उसका क्रेडिट आपको एक्सेप्ट करना चाहिए विद ग्रेस, नॉट विद काइंड ऑफ, जो मैंने कहा था एरोगेंस के साथ नहीं, लेकिन प्राइड के साथ आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। दिस इज व्हाट इट इज कॉल्ड इम्पोस्टर सिंड्रोम। हमें इससे बाहर निकलना चाहिए। हम इससे कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, बिल्कुल, बाकी जो लोग हैं वो भी इंस्पायर होते हैं कि हम भी फिर ऐसा कुछ करें। जी, थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। Any other query? Now I invite Dr. Renu Maheshwari for vote of thanks. Thank you, Geeta. Am I audible? Yes, ma'am. मेरी आवाज आ रही है? Yes, ma'am. नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समल में। हमारी
आज जो साथी उनकी भूमिका मैं सार यही कहना चाहूंगी, और जो फॉर्मल वोट ऑफ थैंक्स है उसके लिए मैं सर्वप्रथम हमारे महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर कृष्णकांत गुप्ता जी, जिनकी प्रेरणा से हम मातृ शक्तियां, हम सब महिलाएं आज आपके साथ जुड़ रहे हैं, सबसे पहले उनका अनेक शय धन्यवाद, उनको शत शत नमन, जो हमेशा मातृशक्ति के लिए हमेशा कार्यरत रहते हैं। और हमारी जो छात्राएं हैं उनके सर्वांगीण विकास हेतु महाविद्यालय में जो हमारी अतिथि वक्ता प्रतिभा सिंह जी ने बताया, यौन उत्पीड़न है, नारी सशक्तिकरण है, और जो उन्होंने कहा कि वर्क प्लेस में किस तरह से लड़कियों के साथ भेदभाव होता है, परिवार में होता है, और आत्म सुरक्षा इत्यादि पहलुओं पर हमारे प्राचार्योदय की प्रेरणा से हम समय समय पर महिला प्रकोष्ठ के अंतर्गत ये कार्यक्रम कराते हैं मैडम, ताकि हमारी छात्राएं, हमारी जो आज की छात्राएं कल का भविष्य हैं, तो वो इस सब चीजों को सीखें। और आपने सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूंगी हमारी वक्ता प्रतिभा सिंह जी, जिन्होंने बहुत ही विस्तार से ये बताया कि महिला सशक्त है, अबला नहीं है, और महिला को सशक्त होकर ही अपनी पहचान खुद बनानी होगी। और आपने अनेक उदाहरणों के माध्यम से ग्रामीण परिवेश में जो महिलाएं अपने आत्मोद्धार की भावना नहीं सोच पा रही हैं, उनको कैसे हम प्रेरित कर सकते हैं, और हम खुद जागरूक होकर उनके अंदर एक जागरूकता का भाव लाएं। और इसके लिए महाविद्यालय हमारे लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, जहां से हम उन छात्राओं को उनके भविष्य के लिए तैयार करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रतिभा सिंह मैम को, जिन्होंने बहुत विस्तार से अनेक उदाहरणों के माध्यम से, जीवंत जो उदाहरण आपने दिए थे, मैं उनकी धन्यवाद इन शब्दों में कहना चाहूंगी। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने कहा है कि योनि नहीं है रे नारी, योनि नहीं है रे नारी, वह भी मानवी प्रतिष्ठित, उसको पूर्ण स्वाधीन करो, वह रहे ना नर पर अवसित। मतलब केवल नर पर नारी हमेशा अवलंबित ना रहे, वो आगे ये अच्छी बातें हमारी दूसरी वक्ता जो है काकोली सेन मैम, उन्होंने बहुत सुंदर ढंग से कहा कि तकनीकी क्षेत्र में जो महिला है वो आज पीछे है, तो महिला को अब खुद आत्मविश्वास जागृत करके अपने आत्मबल पर, और बहुत अच्छी बात उन्होंने कही कि हमारी जो प्रशंसा और संस्तुति होती है हम उसको स्वीकार करें, अपना सम्मान खुद करें। बहुत अच्छी बात ये हुई कार्यक्रम के प्रारंभ में प्रतिभा मैम ने कहा कि ये मनाने की आवश्यकता क्यों हुई अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, तो हम प्रतिदिन को ही महिला दिवस माने और अपना आत्मसम्मान करें। ये हमारी काकोली सेन मैम ने कहा कि जब तक हम आत्मसम्मान नहीं करेंगे, अपना गुरूर ना करें, अहंकार ना करें, लेकिन आत्मसम्मान करके आत्मबल के साथ जब हम पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर तकनीक क्षेत्र में भी आगे बढ़ेंगे, तो निश्चय ही हमारा देश आगे सशक्त होगा, राष्ट्र निर्माण होगा। और हमारे आज के कार्यक्रम की संयोजिका डॉक्टर गीता गुप्ता, प्रवक्ता इससे जुड़ी है, दूसरे की भी हमारे प्यारे प्यारे विद्यार्थी मैं चाहूंगी, क्योंकि एग्जाम चल रहे हैं, उसमें व्यस्त होने के बावजूद भी उन्होंने हमें सुना, ये जुड़े, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ अपने प्राचार्य महोदय की एक बार पुनः, जिन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया ताकि हम आप जैसी महान हस्तियों से जुड़ सकें, और आपने अपने व्यस्ततम समय में से हमारे लिए समय निकाला। तो मैं एक बार पुनः हमारी अतिथि वक्ता श्रीमती प्रतिभा सिंह जी और काकोली सेन मैम का पुनः धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम। और मैं मिस्टर विनीत नागपाल को भी थैंक्स कहना चाहूंगी फॉर टेक्निकल सपोर्ट के लिए। यस, Thank you so much. Wish you all a very happy International Women's Day. Be strong. You're already empowered, and make others strong, make others understand. With that message, I would like to sign off. Thank you so much once again, everyone. थैंक यू। थैंक यू मैम, ma'am. थैंक Thank यू वेरी you. मच।